हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। देखिए, अब आप चाहते हैं कि आपका इसी वर्ष यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और कोर्स। मात्र 15 मिनट्स का प्रोग्राम, मात्र 15 मिनट्स का प्रोग्राम। जी दोस्तों, मात्र 15 मिनट्स का प्रोग्राम। 15 मिनट्स में आप बहुत कुछ जानेंगे। बस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है, और वो भी डेली देखना है। आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधे आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्वेश्चन आंसर, यानी क्वेश्चन सेशन के माध्यम से, यानी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। और कल के टॉपिक में आप देखेंगे कुछ टॉपिक भी, और कुछ टॉपिक भी रहेगा, कुछ साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे। आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है कि सदाबहार वन वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और ब्राजील में। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राजील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका में। कि सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? सवाना घास का मैदान कहाँ पर अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? त्रिभुजाकार की होती है, आयताकार होती है, या वर्गाकार होती है, या अनिश्चित आकृति इसकी होती है? तो जल्दी से आंसर आप लोग बताइए। हो सकता है आप लोगों को पहले से पता हो, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि सामान्यतः डेल्टा की जो आकृति होती है वो कैसे होती है? त्रिभुजाकार होती है। कैसे होती है? त्रिभुजाकार होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न कहता है कि देखिए, कौन सी नदी पंजाकार, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो नील, हांगो और गंगा और मिसिसिपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसिसिपी, मिसौरी नदी जो है वो पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है या करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ इस आकार में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का होता है? गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का होता है? पंजाकार, छिड़ाकार, चापाकार और इनमें से कोई नहीं। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि चापाकार होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार से होता है, किस प्रकार का होता है? तो चापाकार होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न भी बहुत ही बेहतर प्रश्न है। जल्दी से शशि जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिल्कुल आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और डेली यह क्लास चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बेहतर प्रश्न है। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? लंदन, हैम्बर्ग और रॉटरडम और हैम्बर्ग। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। मुझे पता है इसका आंसर, हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाने वाला जो बंदरगाह है वो है रॉटरडम बंदरगाह है, रॉटरडम बंदरगाह है, रॉटरडम बंदरगाह है। इस बात को याद कर लीजिए तुरंत हमारे साथ ही। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जल का स्तर क्या हो जाता है? देखिए, एक नदी है, मान लीजिए यह नदी है, और इस नदी में क्या है कि चलता हुआ जहाज समुद्र में आ गया। ठीक है, चलता हुआ अब समुद्र में आ गया। नदी से चलता हुआ जहाज कहाँ पहुँच गया? समुद्र में चला जाता है। मान लीजिए ये रहा यहाँ पर समुद्र। ठीक है, तो मान लीजिए ये रहा समुद्र, तो यहाँ पर अब आ जाता है। तो जहाज का स्तर कैसे होगा? पहले जितना था क्या उतना ही होगा,
और दूसरी बात कही जा रही है कि थोड़ा नीचे आ जाएगा, और तीसरी बात कही जा रही है कि थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और चौथी बात कही जा रही है कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कि इनमें से कुछ भी नहीं रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कैसा हो जाएगा कि यदि एक नदी में, मतलब कि नदी में चलता हुआ एक जहाज जब समुद्र में आता है, तब जहाज का जो स्तर होगा थोड़ा से ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा से ऊपर उठ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगली बात करते हैं कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति, कल्पना कीजिए आप लोग, जल्दी से इमेजिनेशन करिए कि पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति, मान लीजिए पहाड़ है और इस पहाड़ पर एक व्यक्ति चढ़ रहा है, और चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। और क्यों ऐसा करता है? पहली बात, ताकि वह तेज चल सके, ताकि वह तेज चल सके। दूसरी बात, अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और तीसरी बात कही जा रही है शक्ति संरक्षण करने के लिए। और चौथी बात कही जा रही है कि फिसलने की संभावना कम हो। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए आप लोग, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर इसलिए झुक जाता है ताकि वह अपने स्थायित्व को बढ़ा ले, यानी कि अपने स्टेबिलिटी को बढ़ा ले, तो इसलिए व्यक्ति ऐसा करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और तुरंत ही याद कर लीजिए हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, हस्तिनापुर में है, हस्तिनापुर में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि हस्तिनापुर है कहाँ पर, हस्तिनापुर है कहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि द ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में कब शुभारंभ किया गया? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में कब शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2001 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2001 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा। अभी आपको याद करिए कि अभी चित्रा जो न्यूज एंकर हैं, उन्होंने अखिलेश यादव जी का अभी हाल ही समय में उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उसमें इसको दिखाया गया था बब्बर शेर सफारी को। ठीक है, तो वहीं पर इंटरव्यू लिया गया था। तो ये कहाँ पर है? इटावा में है। तो कहाँ पर है? इटावा में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए, यानी फॉरेस्ट होना चाहिए? तो 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। एक कौन कह रहा है? राष्ट्रीय वन नीति कह रही है। एक कौन कह रहा है? वह राष्ट्रीय वन नीति कह रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मानने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है? कौन सा दिन मनाया जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न में से कौन से दिन को एक तरीके से क्या किया गया है? अडॉप्ट किया गया है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस, दूसरा ऑप्शन कहता है कि विश्व ओजोन दिवस, तीसरा ऑप्शन कहता है कि विश्व वन्यजीव अभ्यारण्य दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, और चौथा ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ओजोन परत किस में पाई जाएगी, किस लेयर में पाई जाएगी? तो आप लोग आंसर बताइएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें साझा करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मेदिनी पुरस्कार का कौन सा मंत्रालय देता है? मेदिनी पुरस्कार को कौन सा मंत्रालय देता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देता है, और कानून मंत्रालय देता है, और वित्त मंत्रालय देता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मेदिनी पुरस्कार कौन देता है? मेदिनी पुरस्कार कौन देता है? तो पर्यावरण
और पर्यावरण और वन मंत्रालय, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जब शिक्षार्थियों को समूह में से किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने के वक्र को क्या कहा जाता है, या उनका सीखने का वक्र कैसा होता है? तो बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है और कैसा रहता है, समान रहता है। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसके आंसर की बात करते हैं। तो जब शिक्षार्थियों के समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर उन्हें दिया जाता है तब उनके सीखने का जो चक्र हो जाता है वो बेहतर हो जाता है, यानी कि उनकी जो लर्निंग स्किल होती है वो बेहतर हो जाती है। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए कि एक तरीके से चर्चा का अवसर यानी डिस्कशन का अवसर, डिबेट का अवसर जरूर देना चाहिए। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या माना जाता है? कि अगर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास देखा जाए तो सबसे अच्छा और उत्तम स्थान कहाँ पर माना जाएगा? खेल के मैदान में, सभागार में और घर में और विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण यदि बेहतर है तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बहुत बेहतर हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरे साथ ही याद करते चलिए सारा कुछ। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो आवश्यकता और चालक और एक तरीके से प्रेरक और इच्छा। तो देखा जाए तो अभिप्रेरणा के स्रोत में अगर देखा जाए तो तीनों हैं, इच्छा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इच्छा यहाँ पर नहीं है, आवश्यकता, चालक और प्रेरक। ठीक है, यानी कि NDI की बात की जा रही है, NDI। N फॉर हो जाएगा नीड, D फॉर हो जाएगा चालक, I फॉर हो जाएगा इंसेंटिव यानी प्रोत्साहक या प्रेरक। ठीक है, तो यहाँ पर इच्छा नहीं होगी, इच्छा की कोई बात नहीं की गई थी अभिप्रेरणा के स्रोत में। अगर वैसे देखा जाए तो केवल एक उत्तर देखा जाए तो आवश्यकता आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का यह लास्ट प्रश्न है कि विभिन्न व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है, सोचना कहा जाता है और क्रिया करना कहा जाता है और कल्पना करना कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखना। तो दोस्तों देखा कि जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि कितने अच्छे सारे कंटेंट मैंने आपके साथ साझा किया। कल की क्लास में आप देखेंगे कि कुछ बहुत सारी चीज़ें, जैसे भारतीय जनगणना 2011 से कुछ बातें देखेंगे। ठीक है, ये भी यूपी टेट से संबंधित है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और भी बहुत कुछ आप जानेंगे। तो इस क्लास को और विकास के सिद्धांत से, बाल विकास के सिद्धांत में भी बहुत सारे टॉपिक बाल विकास के सिद्धांत को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। तो यानी कि आज की क्लास जितनी बेहतर थी, कल की क्लास और भी बेहतर होने वाली है, इसलिए आपको क्लास को डेली फॉलो करना चाहिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।